जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयतियाण नमो वज्रायाण नमो लोके सवसानं मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे जगद्गुणनन्ते। तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय है, जिसमें जम्बू द्वीप की चर्चा जो है वो अपनी चल रही है ना? कल जम्बू द्वीप के बारे में क्या क्या पढ़ा आपने, बताइए। जम्बूद्वीप थाली के आकार जैसा होता है। 1 लाख योजन हम्म। का है। बीच में मेरू पर्वत है, जम्बूद्वीप के बीच में। हम्म। तो इतना हमने फिर कल मेरू देखा था। पर्वत के मेरू चार पर्वत वन। के बारे में हमने देखा था, क्या पढ़ा था मेरू पर्वत के बारे में? 4 वन है उधर। हम्म। 4 वनों के नाम, फिर लंबाई चौड़ाई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और जम्बू द्वीप में और क्या क्या है इस चीज को समझते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। मुझे ये सूत्र में यहाँ है सर, हिरण्यवत यहाँ। इसमें हिरण्य यहाँ पर वा भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है? ये सूत्र मिस्टेक। हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। देखिए, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ये क्या है? क्षेत्राणि। ये क्षेत्र हैं। किसके क्षेत्र हैं? जम्बू द्वीप के। अब आप देखिए, कल वाला जो आपको शेयर किया था उसको आप रेफर कर सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं, ठीक है? कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं? ये देखिए, सबसे पहला भरत क्षेत्र, देखा आप लोगों को? फिर हाँ सर। हेमवत क्षेत्र, फिर हरि क्षेत्र, और ये कौन सा है?
विदेह क्षेत्र, ये रम्य क्षेत्र, ये हैरण्यवत क्षेत्र, और ये ऐरावत क्षेत्र। 7 क्षेत्र समझ में आया आप लोगों को? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत वर्ष, ऐरावत वर्ष, ये पूरे नाम है, शॉर्ट में हैरण्यवत, ऐरावत। समझ में आया 7 क्षेत्र कहाँ है? इससे ख्याल में आया? हाँ सर। ठीक है। अगर हम नीचे साउथ से स्टार्ट करें, ये तो हम क्या, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये कैसी है? ये ऐसी है मानो कोई ऊपर से देखे नीचे की तरफ तो हमें ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। तो ये ऐसा मत समझना आपके मध्य लोक में ऐसा कोई गोल सा कुछ बना हुआ है सर्कल, नहीं। ये जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, थोड़ा हम आपको किसी पुष्पक पुष्पक विमान पर बैठा कर ले जाएं, और जब हम ऊपर यात्रा कर रहे होंगे और नीचे देखेंगे ना जम्बू द्वीप को, तो हमें जम्बू द्वीप ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। तो अपनी खिड़की से बाहर देखेंगे तो हमारे को नीचे से जम्बू द्वीप ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो वहां पर हमें ऐरावत क्षेत्र मिलेगा, फिर हैरण्यवत क्षेत्र मिलेगा, फिर रम्य क्षेत्र मिलेगा, बीच में विदेह क्षेत्र मिलेगा, फिर हरि क्षेत्र, फिर हेमवत क्षेत्र, और फिर भरत क्षेत्र। चलिए, तो इस प्रकार से ये 7 क्षेत्र होते हैं। कहाँ होते हैं ये 7 क्षेत्र? जम्बू द्वीप में। बुद्धिजीवी। ठीक है। तो जम्बू द्वीप में ये 7 क्षेत्र होते हैं। इन 7 क्षेत्रों में भी अगर हम भरत और ऐरावत क्षेत्र को देखें तो वो 6 खंडों में विभाजित है। देखिए वापस चलते हैं अपन उस पे। ये देखिए सबसे नीचे ये कौन सा क्षेत्र है? ये भरत क्षेत्र है। ठीक है। दिख रहा है ना भरत क्षेत्र? और भरत क्षेत्र में ये कहाँ से कहाँ तक भरत क्षेत्र है? ये जो पूरा इतना है, जितना भी ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, इतना। ठीक है। ये पूरा, ये है भरत क्षेत्र। ये भरत क्षेत्र में भी फिर कितने डिवाइड हो गए हैं? 7, 6 सॉरी। कौन कौन से? देखिए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठवा ये रहा। दिखाई दे रहा है? ये 6 खंड होते हैं भरत क्षेत्र के। 6 खंड होते हैं। और बीच में जो जो रेड रेड है ये क्या है? ये पर्वत है, विजयार्द। ठीक है। तो भरत क्षेत्र है जिसके 6 खंड हैं। 6 खंडों में से 5 होते हैं मलेच्छ खंड, और एक होता है आर्य खंड। ख्याल में आ रहा है? भरत क्षेत्र के कितने खंड हैं? 6 खंड। चक्रवर्ती के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कुछ बताइए चक्रवर्ती के बारे में। 6 खंड, छह खंड के श्रीखंड के अधिपति। अधिपति। 6 खंड का अधिपति होता है। और उसके बाद और कितने खंड का अधिपति होते हैं? बस सिर्फ हाँ, ये तो श्रीखंड के होते हैं। चक्रवर्ती का हो गया, और भी होंगे ना 63 सलागा के पुरुषों में। तीन वासुदेव होते हैं 3 खंड के वासुदेव। वासुदेव हम्म। 3 खंड में। हाँ, वासुदेव जिन्हें हम नारायण भी कहते हैं, वो त्रिखंडाधिपति होते हैं, वो 3 खंड के अधिपति होते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं। ठीक है। और नारायण है, वासुदेव हैं, वे 3 खंड के अधिपति होते हैं। ठीक है। और प्रति नारायण, नारायण प्रति नारायण का क्या रहता है? वासुदेव प्रति वासुदेव का। वासुदेव प्रति वासुदेव को मार के फिर वो हाँ, वो नरक में जाता है। उतने खंड के वो बन जाते हैं, उनकी कुछ मृत्यु नहीं है, करते हैं।
करता धरता कोई और है, वे जा करके उसको मार मूर के अपने खुद बन जाते हैं, वो 3 खंड के हम्म, अधिपति होते हैं। करा धरा किसी और ने। ठीक है, प्रति नारायण 3 खंड का अधिपति होता है, इसको आप रामायण के हिसाब से समझें। तो जैन दर्शन के अनुसार जो दशानन था, रावण था, वो प्रति नारायण था। लक्ष्मण था वो, ना लक्ष्मण के जीव जो थे वो नारायण थे, वासुदेव थे। ठीक है, तो लक्ष्मण वासुदेव थे, और रावण जो है वो प्रति नारायण थे, प्रति वासुदेव थे। तो वासुदेव के द्वारा प्रति वासुदेव के का वध होता है। जैन दर्शन के अनुसार रावण का वध जो हुआ है वो किसने किया है? लक्ष्मण। लक्ष्मण ने। लक्ष्मण। और राम होते हैं बलभद्र। बलभद्र जो होते हैं वो तद्भव मोक्षगामी होते हैं। ठीक है, ये उसी भव से मोक्ष जाते हैं, तो तद्भव मोक्षगामी होते हैं। और ये वासुदेव और प्रति वासुदेव कहाँ जाते हैं? नरक में नरक। जाते हैं। नरक में। नियम से मर करके नरक में जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी लक्ष्मण का जीव और रावण का जीव कहाँ पर है? नरक में। कौन से नरक में, वो नहीं पता। कहाँ पर है? नरक में ऐसे। नरक में। रामचंद्र जी का जीव? अधोलोक। हाँ, अधो देव। मोक्ष। रामचंद्र जी का जीव कहाँ है जैन दर्शन के अनुसार? मोक्ष में हो। मोक्ष में। मोक्ष में। सीता जी का जीव? वो तो देवलोक में, then she'll come to again take birth and then she'll become सोलह सती and फिर वो अच्छा, मोक्ष एक जाएंगे। बात, एक बात आप लोगों को ध्यान दिलाता हूँ। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, ये 3 ऐसे जीव हैं जो पूरे इंडियन माइथोलॉजीज में या इंडियन नैरेटिव्स में अगर आप देखेंगे, तो इन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा टाइम जो है वो लगभग लगभग एक साथ बिताया है। बिताया है कि नहीं बिताया है? यस सर। ठीक है, तो माने तीनों एक साथ रहते थे। तीनों एक साथ रहने के बावजूद भी तीनों की गति अलग अलग हुई। कुछ ख्याल में आ रहा है? आपका भी परिवार है, आपकी भी फैमिली है, आप सब एक साथ रह रहे हो और सपने बुन रहे हो कि हम स्वर्ग में चलेंगे, हम साथ साथ चलेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, है ना, जन्म जन्म तक साथ है हमारा और तुम्हारा, है ना, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसी खूब कस्में खा रखी हैं। अब आपने भले ही अपने इंडिविजुअल लेवल पे कितनी भी कस्में खा रखी हो, लेकिन आप सभी जीव जो हैं वो अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। देखो, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों ही अलग अलग दिशा में चले गए कि नहीं चले गए? एक को मोक्ष हुआ, एक को नरक गए, एक स्वर्ग में गए। कुछ ख्याल में आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब साथ रह रहे हैं तो 7 कर्मों का एक जैसा बंध नहीं होता है सभी जीवों को। साथ रहने के बावजूद भी एक को नरक का, एक को स्वर्ग का, एक को मोक्ष का, एक को कर्म के अभाव का, सबका अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको इससे समझना चाहिए। वापस आते हैं 6 खंड के अधिपति पर। तो भरत, ये भरत क्षेत्र है, और इस भरत क्षेत्र को जीतने वाला पहले चक्रवर्ती का नाम क्या है? भरत। भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि उन भरत चक्रवर्ती के नाम से ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। भारत। ठीक है, हम देश को जो भारत कहते हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जैन हैं इसलिए कह रहे हैं, बहुत सारे हिंदू पुराणों में, हिंदू पुराणों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत से हिंदू पुराणों में ये साफ साफ उल्लेख है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो हम जो सर भारतवासी वो एक बोलते हैं। भरत। सर एक भरत वो भी थे ना, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र, हाँ जिन्होंने थे। वो शेर का मुंह कर दिया था, लाइक तोड़ दिया था, तो इसलिए भरत उनके नाम से पड़ा है भारत। एक भरत यहाँ पर कर्मचारी भी है, उसके नाम से तो नहीं पड़ा? नहीं नहीं सर, बुक में भरत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारत कहा जाता है। बराबर है, वो सही बात है। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हम लोग फैक्ट्स को छिपाने की कोशिश करते हैं। कई बार फैक्ट्स हमारे फेवर में नहीं होते तो हमें अच्छा नहीं लगता। किसी भी नॉन जैन को ये क्यों अच्छा लगेगा कि जैन का कोई चक्रवर्ती है उसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है? एक नॉन जैन को ये चीज को पब्लिक में लाने के लिए, या इसको
फैलाने के लिए उसका अंदर का चित्त कैसे स्वीकार करेगा? तो भले ही उसको स्वीकार हो या ना हो, ठीक है, आप दोनों का कंपैरिजन करें। वे भरत, भरत नाम से तो बहुत से लोग हुए, है ना? और दो चार नाम और ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। तीन फेमस पर्सनैलिटीज हैं, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, जो भरत नाम से फेमस हैं। ठीक है, जिसमें से एक तो दुष्यंत वाले जो आपने बताया वो। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे आप ढूंढने जाएंगे तो भरत मिल जाएंगे। बट सर हमें भी स्कूल ये, में तो बुक में वही है, मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही भरत के नाम से पढ़ाया जाता है। जानता हूँ मैं, शकुंतला पुत्र। जानता हूँ मैं। ठीक है, तो इसीलिए वो क्यों पढ़ाया जाता है? ठीक है, भले ही कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, बट हम जब जैन पुराणों को नहीं, जब हम वैदिक पुराणों को ही देखेंगे तो उन पुराणों में तो ऋषभ का बेटा भरत के नाम से भारत हुआ है, ऐसा साफ कहा गया है। और ओके। वो किसी जैन ने तो नहीं लिखे हैं। ठीक है, उस फैक्ट को भी हम इग्नोर करते हुए अपने मन से इसे बोलते हैं, किसी भी चीज को फैब्रिकेट करके बताना, है ना? या किसी भी चीज को जैसा है वैसा ना रख करके बायस्ड हो करके। तो अगर आप बायसनेस होगी, पक्षपात होगा, तो आप फैक्ट्स को सामने नहीं रख पाओगे। ये ऐसे ही होता है। ठीक है, बुक्स लिखने वाला कौन है? ठीक है, उनकी कमेटी का लीडर कौन है? वो लीडर किसके द्वारा गाइड किया जाता है ना? तो मेजोरिटी तो उन्हीं की है। ठीक है, मेजोरिटी जो है वो एक बुक लिखने वाला हिंदू है। ठीक है, वो जिस काउंसिल का सदस्य है उसके हेड हिंदू हैं। तो वो सब सारी चीजें उसी से ड्राइव होती हैं। ठीक है, तो फिर कुछ चीजें फैक्ट्स और फिगर्स में भी छेड़छाड़ हो जाती है, वो चीजें सामने नहीं आ पाती हैं। क्योंकि वो लिखने वाला रागी द्वेषी है ना, वीतरागी तो नहीं है। तो वो अपने व्यक्तिगत राग द्वेष के कारण, अपने व्यक्तिगत पक्षपात के कारण जो सामने होता है उसको इग्नोर करते हुए भी जो हमारे मन को अच्छा लगे हम वो चीजें सामने रखते हैं। ठीक है, बट हम उस चीज को जितनी अवेयरनेस फैला सकते हैं उतनी अवेयरनेस हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। तो उन्हीं के ही पुराणों में, एक बात ये नहीं कि हमारे पुराणों में है, ठीक है, उन्हीं के पुराणों में ये चीज, और एक में नहीं कई पुराणों में, बहुत सारे इस पे बहुत सारे पीएचडी और शोध हुए हैं, तो बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। तो बहुत सारे उन्हीं के अन्य माने वैदिक साहित्य में से निकाल निकाल करके बताया जा रहा है कि देखो ऋषभ के पुत्र भरत, ऋषभ के पुत्र भरत, ऋषभ के पुत्र। ठीक है, तो ऋषभ जो तीर्थंकर हुए उनके भी माता पिता का नाम, ये मरुदेवी नाभि के पुत्र ऋषभ, ऋषभ का पुत्र भरत, उस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत है। तो वो साफ साफ रह गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाती है। ठीक है, चलिए। ठीक है तो सर। वो जो पहले हमारे चक्रवर्ती हुए वो सारा जो हम पढ़ते हैं वो सब पक्षपात के कारण भी होता है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, देखिए। ठीक है सर। तो ये जो हमारा भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं। 5 मलेच्छ खंड हैं और एक आर्य खंड है। चक्रवर्ती इन 6 खंडों का अधिपति होता है। ठीक है, हम और आप लोग अभी कौन से खंड में रहते हैं? भरत क्षेत्र आर्य खंड में। तो आर्यखंड। अब समझ में आ रहा है, भरत क्षेत्र के 6 खंड है। बहुत सारे मंत्रों में ये बोला जाता है, बहुत बार बार ये कहा जाता है ना? भरत क्षेत्र आर्य खंडे, है ना? भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, इसका मतलब भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं। उन 6 खंड में से जो आर्य खंड है, उस आर्य खंड में हम रहते हैं। परंतु आर्य खंड में भी हम कितना रहते हैं? जैन दर्शन के अनुसार ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये पूरा क्या है? आपको दिख रहा है ना जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? हाँ सर, यस दिख सर। रहा है। हाँ, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्यखंड। और इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है हम रहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार अभी जहाँ हम रहते हैं वो कहाँ है? तो वो अगर हम एक छोटा सा डॉट रखेंगे, एक डॉट दिख रहा है आपको? हाँ। ये भी यस मैंने सर। बहुत बड़ा रख दिया, इससे छोटा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, एक छोटा सा टच करने पर ये डॉट हुआ। इतने से भी छोटा डॉट अगर आप करेंगे तो उतने एरिया में हमारा पूरा जो अर्थ है, पूरा विश्व है जैसे हम कहते हैं, है ना, दुनिया जैसे हम कहते हैं, है ना, वो अर्थ जो है वो आपको इतने से में दिखाई देगा जैन दर्शन के अनुसार। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है?
ये क्या है? जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्र में भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं। 6 खंड में आर्य खंड है। आर्य खंड में इतनी सी जगह में हम रहते हैं। क्लियर हुआ? अब इतनी सी एरिया में भी हम हमें जो गुमान होता है, हमें जो अभिमान होता है कि देखो हमारे पास इतना है, हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। जरा दिखाना आप इधर कितनी है, जो इस डॉट में जरा लाइन करके दिखाना कितनी है, बताइए जरा। सर एक डाउट था। सोचिए, है ना? तो हम उस भरत क्षेत्र के आर्य खंड के कितने से अंश में रहते हैं? ठीक है। और उस कितने से अंश में ये पूरा विश्व जो है जो बताया जाता है ना, उसमें से भी हम कितने एरिया में, अगर आप अपने अपना जरा विचार करो, ठीक है, उसमें से भी आप पूरे विश्व में नहीं रहते, पूरे अर्थ में नहीं रहते, उसमें भी आप इंडिया में रहते हो। ठीक है, इंडिया में भी अपनी अपनी स्टेट्स का नाम ले लीजिए आप, उस पर्टिकुलर स्टेट्स, कर्नाटका। है ना, कर्नाटका में बैंगलोर। उस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हो, है ना, उस स्टेट में भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हो, जैसे बेंगलोर में रहते हो, बेंगलोर में भी पूरे बेंगलोर में पसरे हुए हो। बसवनगुड़ी। ठीक है, उसका भी फिर और हम एरिया स्पेसिफिक हो जाएंगे, वो एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पूरे पर्टिकुलर एरिया में है। नहीं, पर्टिकुलर रोड, रोड पर से पर्टिकुलर अपार्टमेंट, फिर उसमें छोटा सा घर। उस घर में भी पूरे घर में रह रहे हो, सोचो। एक आसन जितना रहता है। है ना, आप खुद विचार करो, आपके 24 घंटे में से कितने ज्यादा घंटे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं? ठीक है, कितना एरिया, कितना समय आपका, जैसे मान लीजिए किचन में जाता है, कितना एरिया आपका बाथरूम में जाता है, कितना एरिया कह रहा हूँ, सॉरी, कितना टाइम, है ना, कितना टाइम आपका बेडरूम में जाता है ना, ऐसे कितने कितना लिमिटेशन होता चला जाता है। और हम उसके अभिमान में जीते हैं, हम उन सब चीजों के अभिमान में जीते हैं। ये हम, मैं किस लिए कह रहा हूँ, ताकि हम लोग विचार कर रियलिटी देख सकें कि मैं जिन छोटी छोटी चीजों पर गुमान कर रहा हूँ, अभिमान कर रहा हूँ, है ना, घमंड कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं बड़ा हूँ, दुनिया छोटी है, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, है ना, और जो हम छोटे छोटे अपने ईगो सेटिस्फाई करते रहते हैं आपस में, विचार तो करो कि इस पूरे 3 लोक की संरचना में हमारी क्या वैल्यू है, हम क्या स्थान रखते हैं। चक्रवर्ती जैसे जीवों का भी मान भंग होता है ना, इस हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव से भरत जैसे चक्रवर्ती का भी मान अभिमान जो था वो खंडित हुआ। जानते हैं ना सभी, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ था बताइए जल्दी से। सर वो पर्वत पर अपना नाम लिखने चाहते हैं कि मैं चक्रवर्ती बना हूं, पर वहां पे जाके देखते तो ऑलरेडी एक उनको अपना नाम लिखने तक की जगह नहीं मिली थी, उसके पहले हम्म। इतने सारे चक्रवर्ती हो चुके थे। फिर क्या किया उन्होंने? उनको बुरा लगा तो वो वापस लौट करके आ गए कि कहाँ नाम लिखूं, जहाँ इनका ही नाम नहीं है तो फिर मेरा नाम भी कहाँ से हो पाएगा। आप सोचो, भरत चक्रवर्ती को इनिशियली ये लग रहा होगा, माने मैं इस युग का पहला चक्र, पहले की तो बात ही अलग होती है ना, दूसरा तीसरा के तो कौन पूछता है। मैं अभी आपसे पूछूं चौथे नंबर का चक्रवर्ती बताओ चलो। 3 इडियट्स में वो कहता है ना, वो उसका प्रोफेसर होता है ना, पहली बार चांद पे कदम किसने रखा, है ना, दूसरी बार तीसरी बार नहीं पता, फर्स्ट आने वाले की वैल्यू होती है ना, तो उसमें ये सिखाता है ना। तो हमें ये पता है कि उनको भी लग रहा मैं पहला चक्रवर्ती, मैं पहला, है ना, और जब देखने गए तो वो योजनों लंबी, वो छोटी मोटी नहीं थी, योजनों लंबी शिला, वृषभाचल पर्वत, है ना, योजनों लंबा, उस पर भी पूरा पर्वत नामों से भरा पड़ा था। तो सोचो हमारी और आपकी क्या है। अब सोचो चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति होता है, ठीक है, 6 खंड का, आपके अंबानी जी कितने खंड के अधिपति हैं? अभी तो वेडिंग हुई कुछ थी नहीं। ना, बस देख देख के, अरे क्या शादी हुई है, अति पुण्योदय मेरा आता तो मैं भी इनके घर में जन्म ले लेता, ऐसा कुछ 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 चल रहा था।
है ना। आपके जो वर्ल्ड का रिचेस्ट कौन है, अभी बदलते रहते हैं, कौन है अभी सिमर जी? कौन है? एलोन मस्क है, जेफ बेजोस है, कौन है अभी? शायद मस्क ही है शायद, पता नहीं। जो भी हो, वो भी अभी भी आपका जो फोर्ब्स में नंबर 1 नाम आ रहा है, वो जो 6 खंड, वो मैंने कितने खंड का अधिपति है इस हिसाब से? आप सोचो, जैन कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हम उन लोगों को देख करके हमें ऐसा लगता है कि होए मेरी ऐसी दशा, मेरी भी ऐसी दशा हो, मैं भी ऐसा बन जाऊं, मेरा भी ऐसा हो, इनकी जिंदगी है, अपन तो क्या है ना। तो विचार करिए। तो ये भले, ये जो 6 खंड होते हैं जैसे भरत क्षेत्र में होते हैं, वैसे ही कहाँ होते हैं? ऐरावत क्षेत्र में भी। ये ऐरावत क्षेत्र है, ठीक है, इस ऐरावत क्षेत्र में भी बराबर वैसे ही होता है। ठीक है, तो भरत और ऐरावत क्षेत्र जो है ये इस तरीके से 6 खंडों में सर मुझे एक डाउट था सर। डिवाइड है। हाँ बोलिए। सर अभी हम आर्यखंड देख रहे थे, आर्यखंड के दोनों तरफ गंगा नदी और सिंधु नदी है, बट अपना अर्थ एक डॉट जितना बीच में है। तो हम जो यहाँ पर सिंधु नदी और गंगा नदी बोलते हैं, वो एक्चुअल गंगा और सिंधु नदी है? नहीं नहीं, वो अलग है। यहाँ जो अभी वर्तमान वाली है वो नहीं है। नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं, अभी हम पढ़ेंगे इसको। गंगा हाँ, सिंधु नदी कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है, जब आप पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। क्योंकि हम ये भी पढ़ते हैं कि जब आरा बदलेगा तो सिंधु नदी के पास 72 युगल बच जाएंगे जो आगे कंटिन्यू होंगे। तो ये अपने इंडिया के भरा सिंधु नदी का नहीं है, या अपने हम्म, अर्थ का सिंधु नदी नहीं है? नहीं नहीं। ओह, ओके सर। अच्छा सर, ये पूछना था, ये जो जम्बू द्वीप जो हम अभी ये पूरा देख रहे हैं, हम्म। वो दैट इज इन द मिडल ऑफ द त्रसनाडी। हम्म। तो त्रसनाडी इज स्क्वेरिश ना सर, हम्म। बट दिस इज सर्कुलर। हम्म। ओके। ये जो भरत क्षेत्र बताया है, तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो आते हैं, तो ये भरत क्षेत्र के 7 कॉन्टिनेंट्स है या आर्यखंड में। पूरा आर्यखंड में जो है वो उसी का ही है, या और कुछ अलग और भी ज्यादा है? क्या चीज? क्या ज्यादा है? 7 कॉन्टिनेंट वो पूछ रहे जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वो कहाँ पे है। ये भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। आर्यखंड में ही है ना सर? इसी में आर्यखंड में पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। ओके। वो जो हमने डॉट वो दिखाया तो था ना आपको, वो डॉट में आ जाएंगे, बट ऐसे सब डॉट कितने में अर्थ आएंगे। है अपने आर्यखंड में? एक ही है। एक ही अर्थ है पूरे आर्यखंड में? डॉट नहीं, डॉट में 7 कॉन्टिनेंट्स पूरा आर्यखंड ही है। हाँ, तो हम्म। ऐसा एक ही अर्थ है ना, पूछ रही हूँ भरत क्षेत्र में। हाँ। सर 5 भरत कहाँ पे है सर? हम्म। हाँ, 5 भरत 5 भरत। क्षेत्र। 5 भरत तो 2.5 द्वीप के होते हैं। ये ओके। तो आप जम्बू द्वीप पढ़ रहे हो ना। ऐसे जम्बू द्वीप हाँ का हाँ ठीक भरत है, हाँ। ख्याल में आया? एक घाटी है खान ना। का 2 करेक्ट। ऐसे, हाँ, ऐसे पूरा 2.5 द्वीप के अंतर्गत 5 भरत, 5 ऐरावत, है ना, ऐसा करके आएगा। तो इस भरत क्षेत्र में एक ही अर्थ है, तो ये अर्थ राउंड है? हाँ। भरत क्षेत्र में एक ही अर्थ है, पूरे वो हम्म। 6 खंडों में एक अर्थ है, तो ये हम्म। अर्थ राउंड हुआ? पता नहीं, जैन कॉस्मोलॉजी में इसका कोई आंसर नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं कह सकता कुछ। चलिए आगे बढ़े। तद विभाजिनः पूर्वपरायतः हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणी, वर्षधर पर्वता। 7 हैं क्षेत्र, और 7 क्षेत्र को डिवाइड करने वाले पर्वत हैं 6। 6 पर्वत कौन कौन से हैं? पूर्व से लेकर पश्चिम तक। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ठीक है, ऐसे। तो पूर्व से पश्चिम तक ऐसे पर्वत हैं। क्या नाम है इनका? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। किधर हैं ये पर्वत, दिख रहे हैं?
हिमवन पर्वत दिखा आप लोगों को? ये रहा हिमवन पर्वत। रेड कलर वाला। ठीक है। पूरा तो पश्चिम बोला ना, ये तो दक्षिण से उत्तर हो गया ना। दक्षिण से उत्तर कैसे हुआ? ऐसे ही तो है ना, एक के ऊपर एक ही तो है। पूर्व से पश्चिम, यही तो हुआ। ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ। पूर्व से पश्चिम, ऐसा। ओके। उत्तर से दक्षिण तो हॉरिजॉन्टल बोल रहे ऐसा हैं होता है सर। ना। सर इसमें हॉरिजॉन्टल। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ईस्ट से वेस्ट है। ठीक है। पहला पर्वत कहाँ है? ये रहा हिमवन। दूसरा महाहिमवन। तीसरा निषद। फिर नील। फिर रुक्मी। फिर शिखरी। देखिए आपको ये छह पर्वत सभी लोगों को, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपसे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है जम्बू द्वीप के छह पर्वत, उसकी नदियां। ठीक है। और ये भरत क्षेत्र, सुमेरु पर्वत ड्रॉ करके बनाइए। आपसे ड्रॉ करके भी पूछने को आ सकता है। ठीक है, इसलिए ये सर अच्छे से समझ वेतारिया लीजिए। पर्वत विजयार्थ पर्वत भी नहीं तो आता है क्या सर। इसमें? हम्म। विजयार्थ पर्वत भी है ना सर? हम्म। तो वो अरे वो नहीं काउंट होगा? हाँ, विजयार्थ पर्वत को भी समझ लेते हैं। नहीं, वो काउंट नहीं होगा। विजयार्थ पर्वत क्या होता है? विजयार्थ, ठीक है, चक्रवर्ती छह खंड का अधिपति होता है। विजय अर्ध, जहां चक्रवर्ती की आधी विजय हो जाए। ठीक है। छह खंडों का डिवीजन कैसे हुआ है? छह खंडों का डिवीजन कैसे हुआ? पिटरन पर्वत, हुआ। गंगा नदी, सिंधु नदी। पर्वत और नदी से। बीच में सबसे पहले एक विजयाद पर्वत है, और फिर उसको गंगा और सिंधु नदी ने डिवाइड किया, तब जाकर के छह डिविजन्स हो गए। तो विजयार्ध पर्वत कहते ही उसे हैं जहाँ चक्रवर्ती की आधी विजय समाप्त हो जाए, उसको बोलते हैं विजयार्ध। ठीक है, वो विजयार्ध पर्वत जो है वो कुछ नहीं है इसके सामने। ठीक है, तो हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, इस प्रकार से ये क्या है? ये पर्वत है। तो कितने पर्वत हैं? छह। पर्वत। क्षेत्र कितने हैं? सात। अब ये पर्वत कैसे हैं, देखिए उसको आगे के सूत्र में बताते हैं। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम मयाह। ये किस रंग वाले हैं, इनका क्या कलर है? ठीक है। तो भले ही इमेज में तो लाल लाल दिखाया जा रहा है, बट वो लाल लाल नहीं है। कैसे हैं वो? ये जो छह पर्वत हैं इनका क्रम से ये किस रंग के हैं? सोना, ठीक है, चांदी, तपाया हुआ सोना, जो गर्म सोना होता है ना, वैडूर्य मणि, चांदी और सोना। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से ये इन रंग वाले ये सारे पर्वत होते हैं। वैडूर्य मणि थोड़ा सा ब्लू इन कलर होता है। ठीक है। तो ये सोना, चांदी, तपाया हुआ सोना, वैडूर्य मणि, चांदी और सोना, कौन सा किस कलर का होगा? ऑर्डर गोल्डन में टेक्टिला। फर्स्ट वाला सोना, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट वाला वाला नहीं, अब फर्स्ट वाले का नाम क्या है, नाम याद कर हेमवन, लें। हेमवन का नाम बोला ना। नियम। हेमवन। हिमवन। हाँ, तो हिमवन किस कलर का है? गोल्ड कलर। सोना, गोल्ड। चले अपन, सबसे पास भी है अपन लोगों के। हिमवन है सोने के कलर का। सोने के कलर का है, सोना नहीं है। ठीक है। हालांकि वो सब उनमें मणियां वगैरह लगी हुई हैं बहुत अच्छी, क्या क्या है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर और एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर जब बोलिए। भरत क्षेत्र में सिर्फ आर्यखंड पर धरती है जहां पर लोग रहते हैं, तो बाकी पांच खंड आर्यखंड छोड़ के बाकी पांच खंड में अगर इंसान ही नहीं है,
तो चक्रवर्ती ने किस पर विजय पाया? हमने ये कब बोला कि इंसान ही नहीं है? सर धरती नहीं तो इंसान कहाँ से होंगे? धरती नहीं है मतलब क्या होता है? धरती मतलब क्या? अर्थ। अर्थ में ही सिर्फ रह सकते हैं? जैसे महाविद्या। अर्थ का मतलब आप क्या बोल रहे हो? सर अभी आपने जो फोटो बताया उसमें छह हाँ। खंड है। छह हम्म। खंड में आपने एक डॉट बताया आर्यखंड जो अर्थ है। वो एक ही हम्म। अर्थ है आपने बोला था। करेक्ट। हम्म। भरत क्षेत्र में। तो हाँ, भरत क्षेत्र में। आर्यखंड में। हाँ आर्यखंड में एक ही अर्थ है मतलब पूरे हम्म। भरत क्षेत्र में छह खंड है। छह खंड में आर्यखंड में धरती है। तो बाकी पांच खंड में तो धरती नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। उधर भी मलेच्छ जीव रहते हैं। चक्रवर्ती की जो शादियां होती हैं, वो शादियां उन मलेच्छ खंड के लोगों से ही तो होती हैं। वो मलेच्छ खंड क्या होता है? व्हाट आर मलेच्छ खंड जीव? ये आगे आने वाला है। आर्यखंड क्या है, मलेच्छ खंड क्या है, आर्य ओके। जीव क्या है, मलेच्छ जीव क्या है, वो आगे आने वाला है। ओके। चलिए। अब पर्वत सुनते ही हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में आता है कि पर्वत कैसा होता है। ड्रॉ करके बताना जरा आप लोग एक बार। बचपन में वो फेमस पेंटिंग बनाई होगी ना। ट्रायंगल्स। सर कॉनिकल शेप। बेस्ट ड्राइंग वही थी बस। माउंटेन। कॉनिकल। सबसे पहली ड्राइंग में आपने वो पर्वत, उसमें से निकलती हुई नदी, फिर एक झोपड़ी, हाँ। एक पेड़। पेटेंट है ये बनाना हाँ था। सर। हाँ। तो पर्वत सुनते ही या पर्वत का विचार करते ही हम लोगों को ऐसे ऊबड़ खाबड़ ट्रायंगल शेप के जो हैं वो ध्यान में आते हैं। ठीक है। परंतु ये जो हमने पर्वतों के नाम लिए, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी आदि, ये ऐसे नहीं होते। तो कैसे होते हैं, आइए उसी को यहाँ पर कहते हैं। मणि विचित्र पार्श्वः उपरि मूले च तुल्य विस्तारः। मणि विचित्र पार्श्वः, ये भैया विचित्र, चित्र विचित्र, तरह तरह की माने अलग अलग, है ना, अलग अलग प्रकार की जो मणियां होती हैं, उन मणियों से सुशोभित हैं। इनमें मणियां लगी हुई हैं। किन की बात कर रहे हैं अपन? पर्वतों की। ठीक है। और कैसे हैं? ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, ऊपर मूल में माने नीचे। ठीक है। तुल्य विस्तारा, तुल्य माने समान विस्तार वाले हैं। आपको ये दिख रहा है ना? ये क्या है? क्यूब रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल। ये जो है ऊपर, ठीक है, नीचे और बीच में सब तुल्य विस्तार वाला है और सीधा है। ऐसे पर्वत होते हैं, दीवाल जैसे, अगर आपको समझना हो। ये जो पर्वत है ये दीवाल जैसे हैं, ऐसे 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 नहीं है। ये जो ऐसे 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 हम बनाते हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे पर्वत नहीं है, दीवाल जैसे हैं और तुल्य विस्तार वाले हैं। एक तरीके मणि से विचित्र पार्टीशन क्यों है वॉल हो सर? गया। हम्म। एक तरीके मणि से विचित्र पार्टीशन वॉल क्यों ही बना हुआ है ना सर। एक एक करके पूछ लीजिए। हम्म। बोलिए इंद्रा जी, आप बोलिए। एक तरीके से पार्टीशन वॉल है ये ना बीच में। हाँ, बट वो दीवाल नहीं है, पर्वत है। दीवाल जैसा है, अपने यहाँ जैसे दीवाल होती है ना, वैसा है। ठीक है सर। हम्म। हाँ अलका जी, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं बोल रही थी मणि क्यों आया इधर, मणि विचित्र। मणि विचित्र माने तरह तरह की मणियां हैं, अलग अलग प्रकार की, रंग बिरंगी। विचित्र का मतलब होता है रंग बिरंग। ओके। ठीक है। अलग अलग कलर्स की। तो अब ये कितने बड़े बड़े हैं, कैसे कैसे हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है। जैसे सबसे पहला पर्वत है हिमवन, तो वो कैसा है? वो सोने जैसा है।
ठीक है, कितना ऊंचा है? 1,000 योजन ऊंचा, सॉरी 100 योजन ऊंचा, 1000 नहीं, 100 योजन ऊंचा। ठीक है, इसकी ऊंचाई है। और उस पर्वत से कौन सा सरोवर निकलता है? पद्म सरोवर। ठीक है, वो कैसा है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, महाइमवन कैसा है? चांदी के रंग जैसा। ठीक है, फिर वो उससे दुगना है, ये 100 योजन का है, तो वो 200 योजन ऊंचा है। ठीक है, उससे कौन सा सरोवर निकलता है? महापद्म। फिर निषद जो है वो तपाया हुआ सोने जैसा है। ठीक है, वो 400 योजन है। दुगने दुगने विस्तार वाले हैं ना, 100 योजन से दुगना है 200, 200 का दुगना है 400, और फिर वापस वैसे ही होता है, होने लग जाता है। उस पर तिंगिच नाम का सरोवर है। फिर है वैडूर्य नीलमणि, ये 400 योजन का है। तो फिर केसरी का है, केसरी सरोवर है। रुक्मी जो है पर्वत, उस पर चांदी रंग का है, वो 200 योजन ऊंचाई वाला है। और महापुंडरीक नामक सरोवर है। शिखरी जो है वह सोने के रंग जैसा है, 100 योजन ऊंचा है, और उस पर पुंडरीक सरोवर जो है वो रहता है। ख्याल में आया आप लोगों को? सर कैसे याद रखेंगे ये सब? डिटेल्ड है। ठीक है, मैंने सर आपसे पहले वेताड़िया भी कहा था, पर्वत इसमें कहाँ बहुत आता है सारे सर? नए नए वो आएंगे। वेताड़िया पर्वत कहाँ पे आता है? नाम बोलिए एक बार क्रम से, तो वो उसी क्रम में आप लगा लीजिए। इसमें नहीं है इसीलिए बोल रही हूँ। कहाँ पर? वेताड़िया पर्वत हम सुनते हैं ना, वो नाम बहुत बार आता है। कहाँ आता है? मतलब जो 5 चीजें बचेगी, 5 प्यारे खत्म होने के बाद, गंगा नदी, सिंधु नदी, वेताड़िया पर्वत, लवण समुद्र, और एक और हम्म। आता है, तो वेताड़िया पर्वत तो है ही नहीं मेरे। वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, जो सब हम पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, वो बहुत छोटी। ये तो हम्म। बहुत बड़े, ये 100 200 400 योजन लंबे, आपको इमेजिन कर पा रहे हो ये कितने बड़े बड़े हैं? ओके। वो तो वो बहुत छोटे छोटे हैं, वो पर्वत हैं। आगे जो हम नदियां बोलेंगे वो नदियां नहीं हैं, वो आपके समुद्र उनके सामने टुल्लू लगेंगे, ऐसी नदियां हैं। तो वो नाम नदी है, आप वैसा मत लो, हल्के में मत लो सारी चीजों को। आगे हम जो नदियां भी, गंगा और सिंधु हम नदी पढ़ रहे हैं ना, ये इतनी भयंकर भयंकर नदियां हैं कि आपके जो समुद्र हैं उनके सामने चुल्लू वर लगेंगे। ऐसी ही वो सारी चीजें हैं, तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, भरत क्षेत्र को समझने के लिए आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, भरत क्षेत्र है। ठीक है, ये हिमवन पर्वत है, हिमवन पर्वत पर ये पद्मद्रह है, इससे दो नदियां निकलती हैं, गंगा और सिंधु। ठीक है, और फिर बीच में ये पर्वत होता है जो हम देख पा रहे हैं, यह है विजयार्थ पर्वत। ठीक है, ये मलेक्ष खंड, 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 और ये आर्यखंड। ये है वृषभगिरी, दिख रहा है ये वृषभगिरी, इसको वृषभाचल या वृषभांचल भी कहते हैं। यही होता है वो पर्वत जहां पर चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है, और उसका मानखंड होता है। ठीक है, तो ये जो वृषभगिरी आपको दिख रहा है ना, उस वृषभगिरी पे जाकर के वो चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं, और उनका मानखंड होता है। ये दिख रही है ना आपको बीच में, अयोध्या। ठीक है, ये है हमारी अयोध्या, आज की अयोध्या। ठीक है, और उसमें ये गंगा और सिंधु नदी है, ये किस में जाकर के मिल जाती हैं? लवण समुद्र में। ये लवण समुद्र है, और उस लवण समुद्र में जाकर के गंगा और सिंधु नदी है जो मिल जाती है। सर एक टेम्पल जैसा एक इमेज दिख रहा है ना, वो क्या है सर? उसका पढ़ा नहीं जा रहा है, इट्स नॉट क्लियर। वो हाँ। आइए वो भी समझते हैं। जो विजयार्ध पर्वत होती है ना, इनकी भी श्रेणी होती है। विजयार्थ पर्वत की भी दो श्रेणी होती हैं। ठीक है, तो पहली श्रेणी जो होती है वो 10 योजन की ऊंचाई पर होती है। फिर दूसरी श्रेणी होती है, फिर 10 योजन ऊंचाई की होती है, और उस पर एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। तो आपको जो मंदिर जैसा दिख रहा है ना, वो अकृत्रिम चैत्यालय है। Can you explain in a simple language? Akritim Chityalik, whatever you just said. ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था।
अच्छा, तो मैंने कल मिस किया। ओके, हम्म, ठीक है सर। चलिए इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग इसी को अच्छे से ध्यान रखिए। क्या क्या पढ़ा कि भरत क्षेत्र में, या सॉरी जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं और कितने पर्वत हैं। ठीक है, बस दो ही चीजें पढ़ी हैं आज हमने, सिर्फ दो चीजें। जम्बू द्वीप के क्षेत्र और जम्बू द्वीप में पर्वत। ठीक है, चलिए बाकी की जो है चर्चा, अब इसकी जो नदियां हैं, नदियों से निकलने वाले सरोवर हैं, ठीक है, सरोवर हैं, नदियां हैं, ठीक है, वो जाकर के मिलती हैं कहाँ पर, कौन सी नदी है, कौन सा सरोवर है, उस सरोवर में कौन सा कमल है, कमल पर कौन है, कैसा है, वो सारी चर्चा आगे आने वाली है। ठीक है, तो वो पर्वत है, पर्वत पे सरोवर है, सरोवर पे कमल है, कमल पर देवियां हैं, वो किससे एसोसिएटेड हैं, वो सारी चर्चा अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सर मैं पुराना एक डाउट पूछ सकती हूँ आपको अभी? बोलिए। सर मैं वो व्हाट्सएप में मैंने आपको एक इमेज शेयर किया था, उसमें आपने नरक के नाम बताए थे, रत्न प्रभा वो सब शुक्र प्रभा सब बताया था ना। उसमें हम्म आपने जो लास्ट में, जो इसमें आपने 7 डिविजन्स दिए, आपने 8th डिवीजन जहाँ पर एक इंद्रिय जीव है वो नहीं दिया है ना। आपने लाइंस पे नाम लिखे, बट एक्चुअली द लोअर बॉक्स will be हम्म called as the first narak, right? Not on the line. Line is not the narak. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप आपस में डिस्कस कर लीजिए किसी क्लासमेट से, जो क्लास में Okay, अटेंड किए हुए हो, अलका जी वगैरह से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अपना डाउट जो है। ठीक है। ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। ओके। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? ऐसे बस। सभी को जय थैंक यू। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय हिंद। जय जिनेंद्र सर।